पाकिस्तान को इस वक्त मईशत को मजबूत करने के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत है, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ औकात पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी और दीगर जो हमारे वज़रा हैं ये बात करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करना है तो सरमायाकारी लेके आनी है। और उसके लिए हमने एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया जिसे SIFC के नाम से जाना जाता है। उसका मेन मकसद भी बनाने का यही था कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए। लेकिन हालिया चंद दिनों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आने की बजाय बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या मुकामी सरमायादार हैं वो हिचकिचाहट का शिकार हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से, और बहुत सारी कंपनीज़ अपना ऑपरेशन पाकिस्तान से क्लोज़ करके बाहर जा रही हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मियां अंजुम निसार साहब। ये इनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या वजह है कि जो कंपनीज़ हैं या सरमायादार हैं उनको वो इतना बूस्ट नहीं मिल रहा या वो हौसला अफजा माहौल नहीं मिल रहा कि वो सरमायाकारी पाकिस्तान में आके करें और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करें। तो मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मियाँ साहब SIFC बना दी हमने, मीटिंग्स भी होती रहती हैं, गाए बगाए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब भी उस पर बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी फोकस यही है कि हम सरमायाकारी लेके आए पाकिस्तान में, लेकिन हालात वैसे नज़र नहीं आ रहे, कंपनीज तो बाहर जा रही हैं। क्या वजह आप समझते हैं इसके पीछे क्या है? शुक्रिया जनाब। एक्चुअली देखें SIFC ज़रूर बनी है और वो अपने तौर पर काम भी कर रहे होंगे, लेकिन देखें बिज़नेस के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। हाथों से चला नहीं जा सकता, चलना अपने टांगों पर ही है। एक हर काम के एक असूल है, बेसिक असूल है, और कारोबार करने के लिए आपको चाहिए होता है कि आपके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस अगर आपकी मुनासिब होगी तो आपकी जो लोकल सरमायाकार भी जो हैं वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और बाहर से देखा देखी बाहर से दुनिया भी आएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ से जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो कंटिन्यूसली वो जा रही हैं और हर वक्त 4-5 कंपनीज पाइपलाइन में होती हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत स्टॉक एक्सचेंज का काम भी करते हैं तो वहाँ से भी कुछ वक्त से पहले पता लग जाता है कि ये कंपनी भी एग्ज़िट कर रही है। मेरे ख्याल में 35-40 कंपनीज हो चुकी हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल भी है, टेलीकॉम भी है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, PNG भी है, केमिकल की कंपनीज़ हैं। अच्छी बात यह है कि चले लोग अभी तक कुछ सांस है, लोकल कंपनीज जो हैं उसको टेक ओवर कर रही हैं, चला रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सोचने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी कंपनियां जो इतने मुश्किल से पाकिस्तान में आई थी और जिन्होंने कड़ा वक्त भी पाकिस्तान में देखा, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान में रही हैं और काम करती रही हैं, लेकिन यकायक क्या हुआ, नई इन्वेस्टमेंट ना आना एक अपनी जगह, लेकिन जो पुरानी इन्वेस्टमेंट का यहाँ से ट्रांजिट करना, निकलना, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी है, जिसमें से नंबर 1 इंडस्ट्री के लिए अगर किसी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो उसके लिए जो है अपनी बिजली की प्राइस जो है हमारे यहाँ 12.5 सेंट है, दुनिया में 7-8 सेंट है। और दूसरा काइबर जो है हमारे यहाँ जो बेसिक इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% है, गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है, हम तो 22 से 11 पे लेके आए हैं। लेकिन देखिए आपने रीजन में कम्पीट करना है, रीजन में 3 से 6 तक है मैक्सिमम, आप 11 पे बैठे हुए हैं। बिजली और ये 2 चीज़ें जब आपकी इकट्ठी हो जाती हैं तो नेचुरली फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर जो टैक्सेशन है वो कहने को तो कॉर्पोरेट टैक्स 29% है, फिर उसमें WWF आता है, WWP आता है, फिर उस पर सुपर टैक्स लगता है, फिर 15% डिविडेंड टैक्स लगता है, तो वो 61% बन जाता है, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा है। और रीजन में वो जो है आपकी जो कॉस्ट है वो कम है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता ये है कि मल्टीनेशनल्स यही कहते हैं, यही समझते हैं कि हमने पाकिस्तान में रह के क्या करना है, हम किसी और मुल्क में चले जाते हैं, अपनी जो है अपना एफर्ट्स वहाँ करते हैं क्योंकि उनको वहाँ बेटर रिटर्न मिलता है। अब देखिए UAE 9% टैक्स है हार्डली, तो इसलिए पाकिस्तान से बहुत बड़ा हमारा अपना सरमायादार जो है वो UAE चला गया है। फिर फॉरेन कंपनीज जो होती हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो पैसे तो लाए होते हैं, 105 रुपये का डॉलर था, अब जब उन्होंने वापस लेके जाना है तो पता लगता है जी 280 का डॉलर हो गया। तो भले वो 5 रुपीज़ में कमा रही होती है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो नुकसान कर रहे होते हैं। और फिर टैक्सेशन भी आपकी ज़्यादा होगी, तो फिर वो एक्चुअली फिर वो एक तरीक़ेकार बन जाता है। और देखें सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो जा रहे हैं, वो तो 35-40 कंपनीज होंगी, बेसिकली हमारे अपने पाकिस्तानियों की कंपनीज जो है ना UAE में 4 से 6 हज़ार कंपनीज
हर साल वहाँ यूएई में रजिस्टर हो रही है। दैट मीन्स यहाँ से कैपिटल जा रहा है और हर सबको पता है, इट्स ऑल्सो एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तानियों का $12 बिलियन सिर्फ यूएई में इन्वेस्टेड है। तो दैट शोज़ के लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसलिए डेवलप नहीं हो रहा कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ सीरियस कोई काम करते नज़र भी नहीं आ रही कि ये जो इंडस्ट्री भाग रही है, ये नॉन वाइबल रह गई है, हो गई है, इसको हमने किस तरह होल्ड करना है, किस तरह बचाना है, किस तरह रोजगार क्रिएट करना है। तो मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को सीरियस थॉट इसमें सर कई एक वजह ये तो नहीं है जो हमारे अदारे हैं, जिस तरह एफबीआर की बात करें या बाकी अदारे हैं, उनकी जानिब से जो थ्रेटनिंग की जाती है या बिला वजह ताजर बरादरी या कारोबारी शख्सियात पर मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं, उसकी वजह से भी उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। फिर रेड टेपिज्म है और फिर जो अंडर द टेबल पैसे देने वाली जो यहाँ पर रवायत है वो भी क्या असरअंदाज हो रही है सारी इन्वेस्टमेंट पे। देखिए इस वक्त हम IMF के नरगे में फंसे हुए हैं और उनकी डिमांड है, हमें नहीं पता जहाँ से भी टैक्स आपने इकट्ठा करना करें। वो भी FBR भी अपने कवानीन पे अब खुद अमल नहीं कर रहे। केस अदालतों में चल रहे होते हैं, केस स्टे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैंकों से ये पैसे FBR वाले निकलवा लेते हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, कॉन्टीन्यूसली करते जाएंगे, वो आप अपने टारगेट तो औखे सौखे होकर पूरे कर लेंगे, लेकिन ये वतीरा, ये तरीक़ेकार जो है ना लोगों को मज़ीद वज़न कर रहा है कि वो समझते हैं कि यार यहाँ तो कानून की हुक्मरानी है ही नहीं, यहाँ तो जब जो दिल करता है गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उस तरह आपके आर्म ट्विस्टिंग करते हैं और अल्टीमेटली आपको जो है ना वो वज़न करते हैं, जिस वजह से आपकी जो लोकल सरमायाकार भी हैं वो फिर ज़्यादा स्पीड से वो देखते हैं यहाँ भी तंग हो रहे हैं, तो बेहतर है जल्द जाए ना जाए वाले जो चक्कर में उनका ज़हन ज़्यादा फिर मोटिवेट हो जाता है, क्लियर हो जाता है और अल्टीमेटली फिर वो। अच्छा, आप क्योंकि सार्क के वाइस प्रेसिडेंट है चैम्बर के, अब सार्क जो है वो इस कॉन्टिनेंट का, इस खित्ते का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, तो जो सार्क ममालिक हैं उनमें से भी कोई पाकिस्तान में आके सरमायाकारी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। देखिए सार्क ममालिक को तो छोड़ दें ना, क्योंकि देखिए इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, ये जो रीजन के जो रीजन की वहाँ तो मार्कअप और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम है, वो यहाँ क्यों आएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि हमारी अपने पाकिस्तान से जो बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो समझते थे कि पाकिस्तान में हम वाइबल नहीं हैं, अगर हम शिफ्ट हो गए बांग्लादेश, मेरे ख्याल में दर्जनों कंपनियाँ बांग्लादेश गई हैं और वो वहाँ फिजिबल हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। रिसेंटली भी मैं अभी गया था तो एक दो से मेरी मुलाकात हुई एंड दे वर प्लीज्ड। और देखिए हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉक्स का काम करती है इंटरलूप, रिसेंटली उन्होंने ऐलान किया कि $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं इजिप्ट में, और अल्टीमेटली जो इस मुल्क में रोज़गार जनरेट होना चाहिए, इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट बढ़ती, और यकीनन अब देखें गुलामत बंद हुई, वो भी देखें, वो देख रहे हैं कि यहाँ जो रह के हम ग्लोबली कम्पीट नहीं कर सकते। ये हमारे जो हुक्मरान हैं या हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो इस चीज़ पे बड़ा खुश हैं, हम 22 से 11% पे लेके आए। हमने तो देखना रीजन में क्या हम कम्पीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री देख लें, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई हैं। किसी अल्लाह के बंदे ने पूछा कि ये यार आपकी बेवकूफ़ियों से बंद हुई है, ये इसमें गवर्नमेंट का भी कोई हाथ है। ठीक। अच्छा ये बताएं कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट है, आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में जो IPPs ने हमारे साथ सलूक किया है, इसमें गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमने बहुत सारे मुआहदे हैं रीनेगोशिएट कर लिए हैं, उनका टैरिफ तब्दील कर दिया है, लेकिन अभी भी वो जो IPPs वाले हैं वो तो सारे किसी ना किसी तरीके से किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं, या उनके मंजूर नज़र हैं, उनके चाहने वाले हैं जिनकी कंपनीज हैं, या उनको नवाजा गया है किसी ना किसी स्टेज पे। तो IPPs के जो मुआहदे रीनेगोशिएट हुए उसका बेनिफिट भी नहीं मिला अभी तक। देखिए दुनिया में, अब बांग्लादेश की मैं मिसाल लूँ, बांग्लादेश में IPPs में कौन है? अडानी है, अंबानी है, इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर से आके, उनके पास तो कोई डैम्स नहीं है, उन्होंने तो सारी जो भी बिजली है वो फॉसिल फ्यूल से ले रहे हैं, उनके पास क्योंकि डैम्स वगैरह का मामला है नहीं। तो हमारे यहाँ जो ये बिजली अगर हमें 12.5 सेंट पे दे रहे हैं, तो कहीं तो कोई कंपैरिजन हमें करना होगा कि वहाँ क्यों वाइबल है, वहाँ भी तो IPPs गए हैं, वहाँ क्यों वाइबल है और यहाँ क्यों नहीं वाइबल। इसलिए यहाँ वाइबल नहीं है कि हमारे किकबैक इसमें बहुत तगड़ी शामिल थी। इसमें फ्यूल की जो 30% के करीब कहा जाता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल की जो एडवांटेज दी गई, कंजम्पशन ज़्यादा शो की गई है, जिस वजह से अल्टीमेटली आपकी जो है कॉस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे तो एक IPP ऐसे भी था जिसने 0 यूनिट प्रोड्यूस की और ये तो खैर गवर्नमेंट का ब्लंडर है ना अपनी तरफ, जिन्होंने भी हुकूमतों ने ये काम किया है, ये तो ब्लंडर है।
ज़रूरत थी आपको 26,000 मेगावाट की, आपने 43,000 कर दिए। अब मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, मैं 10 गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर दूँ, तो अल्टीमेटली मेरा अगर बोरोड मनी पे होगा तो वो तो अल्टीमेटली कारोबार को नुकसान ही देगा ना। हमने भी यही किया, एक तो बोरोड मनी थी, अब वो जो IPPs हमने स्टैंड स्टिल अपने दरवाजे पे खड़े करवा लिए हैं, सफ़ेद हाथी बांध लिए हैं, उनको अब चारा तो देना है कि वो जिंदा रहें। अब हमें हमारी बचत दो तरीके से ही हो सकती है, फोरेंसिक ऑडिट करें, क्या ये इसका जो कैपेक्स है वो सही था, यानी कि जितने सरमाए पे ये इस पर मेगावाट बिजली यहाँ लगी है, आया बैरूनी दुनिया में भी इतने सरमाए पर नहीं लगी है, और दूसरा इसके फ्यूल को चेक करें। ये दो एरियाज़ ग्रे एरियाज़ हैं मेरे ख्याल में, इनको अगर गवर्नमेंट सीरियसली देखेगी और उसकी प्राइस को देखें, क्योंकि मुझे कोयले के हवाले से एक का पता है, क्योंकि हम भी कुछ 5,000 टन कोयला मंथली इस्तेमाल करते हैं, और एक कोयले से जो पावर प्रोड्यूस करते हैं कंपनी का मुझे आइडिया है, तो वो जब कोयला इंपोर्ट करते हैं वो $140 पे का इंपोर्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का कोयला ही, और वही कोयला हम अगर प्राइवेट सेक्टर जो वो रोज़ के 8,000 टन इस्तेमाल करते हैं, बेराजा महीने के 5,000 टन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा है, प्राइस कम होने का डाटा क्योंकि सामने से नज़रों से गुजरता रहता है, तो बंदा कहता है जब इतने ब्लंडर होंगे तो अल्टीमेटली मुल्क का सत्यानाश होगा। वो तो कहते हैं जनाब ये कॉस्ट है, इसको इनबिल्ड करें, ये हमारी मार्कअप कॉस्ट है, ये कर करा के देखें तो हमें तो ये वारा नहीं खाता। जबकि देखें प्राइस तो उन्होंने खुद एक्सकलेट किए हुए मुख्तलिफ, कहीं किकबैक के ज़रिए, कहीं फ्यूल के ज़रिए। तो बहरहाल इन चीज़ों को गवर्नमेंट चेक करे ताकि मुल्क में एक जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की फ़ज़ा बरकरार हो। इस मुल्क में जॉब्स की ज़रूरत है, हम मुसलसल आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते, वी हैव टू डू समथिंग। अच्छा, लास्ट में सर ये बताएं, हालिया दिनों आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, सारे उन्होंने बड़े बड़े सनतकार ताजर बुलाए हुए थे, फिर SIFC का फाइनल रोल क्या होना चाहिए इस सारी सिचुएशन में, जब सरमायाकार मायूस हो रहा है और मुकामी जो लोग पहले से इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं वो बाहर जाने की सोच रहे हैं, उस पर SIFC को मज़ीद क्या स्टेप लेने चाहिए फाइनली, और क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है? देखिए, जहाँ तक SIFC का ताल्लुक है, वो बेसिकली इदारा तो बड़ा अच्छा बना गया कि जी हम जो है ना बॉटल नेक्स और मसले मसाइल जो हमारे डेली रूटीन के जो रेड टेपिज्म जो होता है उसको हम किसी तरीके से हम रोक लेंगे। वो मकसद तो उसका बुनियादी तौर पे यही था, क्योंकि पाकिस्तानी तो ढीठ लोग हैं, ये तो फाइल के साथ साथ चल रहे होते हैं, दे ले भी कर रहे होते हैं किसी तरीके से अपने काम, लेकिन जो बाहर वाले आते हैं वो कहते हैं यार हम तो इस मुल्क में एहसान कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें तो एक एडवांटेज मिलना चाहिए, और जो कि सारी दुनिया में होता है। तो वो तो चले इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर इदारा है, ठीक काम कर रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम इस जिसके अभी देखें इस इदारे को बने हुए 2-3 साल हो गए, अभी तक कोई चीज़ MOU से बाहर क्यों नहीं निकली? अगर MOU से बाहर निकलेंगे तो आपका कोई मुस्लिम मसाइल होंगे हल होंगे, और फिर आपकी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। अभी पीछे भी एक सऊदी है, एक डेलीगेशन आया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता उसका रियल अपना आउटकम क्या है। और देखिए, पहले आपका मुकामी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद उनको देखा देखी जो है वो आपकी जेवीज भी होंगे और सारे मामलात होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी कॉस्ट को तो जब तवज्जो देंगे तो हर चीज़ खुद ही ठीक हो जाएगी। तो ये सियासत में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह 27वीं तरमीम है उस पर भी इतराज़ात हैं, अदलिया के ऊपर भी सवालात हैं, तो जब इस तरीके का अदम इस्तेहकाम होगा मुल्क में, कॉन्फिडेंस अदारों का नहीं बहाल होगा, तो फिर ताजर का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होगा? बहरहाल जी हर पहलू ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर से जो भी आता है वो देखता है मुल्क में कितनी स्टेबिलिटी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है और वाइबिलिटी कितनी है। क्योंकि दुनिया में हर मुल्क ने SEZs अपने घर में खोल रखे हैं कि जी वियतनाम कहते हैं मेरे पास है, कंबोडिया कहते हैं मेरे पास है, थाईलैंड कहता है मेरे पास है, तो पाकिस्तान भी यही चाह रहा है। तो वो जो इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है, वो देखता है कि मैं कहाँ वाइबल हूँ, कहाँ मेरा सरमाया महफूज भी है, स्टेबल भी है, और कहाँ मुझे बेहतर प्रॉफिट मिल सकता है और कहाँ पीस ऑफ माइंड है। सही है जी, बिल्कुल। आपने मियाँ अंजुम निसार साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए सबसे पहले आपको जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको मज़ीद कम करना है, ताकि ख़ित्ते के बाकी ममालिक जो हैं उनके साथ हम कम्पीट कर सकें। उसके बाद माहौल ऐसा बनाया जाए, साजगार माहौल बनाया जाए, अदारे जो बिला वजह थ्रेटनिंग करते हैं या रेड टेपिज़म का जो सामना हमें रहता है, जब तक वो बेहतर नहीं होगा, मुकामी सरमायाकार भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं और जो बाहर से आने वाले सरमायाकार हैं वो भी हिचकिचाहट का शिकार रहेंगे। तो इसके लिए मिल बैठ कर SIFC
SIFC को और हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा मैकेनिज़्म जल्द अज जल्द लाना है ताकि ये जो MOUs तक के जो मुआहदे हैं वो अपनी जो है एक्चुअल शेप में सामने आए और आवाम को आसानी जो है वो मिले और पाकिस्तान में सरमाया है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े और पाकिस्तान तरक्की करे।